वेलकम बैक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर संक्रमण तत्वों के संकुलों के अंदर धातु लिगेंड बंधन की व्याख्या करने के लिए हमने इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट कर ली है, उसकी कमियां प्रदर्शित कर दी थी। उन कमियों की व्याख्या करने के लिए उसके बाद में नेक्स्ट जो सिद्धांत दिया गया वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत की सहायता से संकुल यौगिकों के अंदर जितने भी प्रकार के बंध हैं उन बंधों की, उनकी संरचना की, चुंबकीय गुणों की और उनके रंग की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है। इसलिए यह सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस सिद्धांत के अंदर यहां पर हम नाम के रूप में अगर प्रदर्शित करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या शॉर्ट में इसको CFT या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिद्धांत सर्वप्रथम क्रिस्टलीय यौगिकों की या ठोस क्रिस्टलीय संरचनाओं की संरचना को समझने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया गया था और उसी सिद्धांत का उपयोग हम यहां पर संकुल यौगिकों की संरचना ज्ञात करने के लिए करते हैं। यह सिद्धांत वॉन व्लेक और बेथे द्वारा, यह नाम पहले भी आ रखा है, वॉन व्लेक बेथे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वॉन व्लेक बेथे के द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत सर्वप्रथम किसके लिए काम में लिया जाता था? इस सिद्धांत की सहायता से क्रिस्टलीय यौगिक जितने भी हैं उन क्रिस्टलीय यौगिकों की संरचना ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्रिस्टलीय यौगिकों की संरचना ज्ञात करने के लिए, स्ट्रक्चर या संरचना या इसकी जगह हम कह सकते हैं बंधन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया गया था। लेकिन इसी सिद्धांत की सहायता से हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर उपसह संयोजक यौगिक, ध्यान रखना, उपसह संयोजक यौगिक या हम कह सकते हैं संकुल यौगिक की संरचना ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यौगिक की संरचना या बंधन प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम यहां पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का उपयोग करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर जो क्रिस्टल क्षेत्र है, वास्तव में यह क्षेत्र केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों की व्यवस्था से निर्मित होता है और इस धातु और क्रिस्टल लिगेंड इन दोनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण और इन इलेक्ट्रॉनों के अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु के डी इलेक्ट्रॉन या डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इन दोनों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रक्रिया के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को हम क्रिस्टल क्षेत्र कहते हैं। कुछ जगह इसी क्षेत्र को लिगेंड क्षेत्र के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यहां पर हम क्रिस्टल क्षेत्र के रूप में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य या इलेक्ट्रॉन अभ्रों के मध्य होने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रक्रिया के द्वारा जो ज्यामिति निर्मित होती है या ज्योमेट्री निर्मित होती है उसी के रूप में हम यहां पर आणविक संरचना का निर्धारण करते हैं। डी कक्षकों के विपाटन की सहायता से चुंबकीय गुणों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, साथ ही यौगिक के रंग की व्याख्या करते हैं या उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की सहायता से हम इसकी रंग की प्रकृति ज्ञात करते हैं तथा साथ में धातु लिगेंड बंधन की प्रकृति या उसकी व्याख्या भी करते हैं। और यह सिद्धांत समझने से पहले आपको डी कक्षक आकृति और डी कक्षकों का विन्यास और उनके नामकरण की प्रक्रिया आनी चाहिए। इसलिए मैं इस सिद्धांत को शुरू करने से पूर्व डी कक्षकों की संरचना और उसकी प्रकृति प्रदर्शित करता हूं। तो यहां पर हम उपसह संयोजक यौगिकों के या संकुल यौगिकों के बंधन की व्याख्या करने के लिए हम यहां पर CFT का उपयोग करते हैं और CFT के अंदर जो क्रिस्टल क्षेत्र बनेगा वो किससे बनता है? यहां पर उपस्थित क्रिस्टल क्षेत्र धातु परमाणु या धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की व्यवस्था के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी क्षेत्र को हम क्रिस्टल क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर दो तरह की अंतःक्रियाएं होती है जिसमें धातु और लिगेंड के मध्य आकर्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है जिसको हम स्थिर विद्युत आकर्षण कहते हैं तथा लिगेंड और धातु के मध्य प्रतिकर्षण की प्रक्रिया भी उत्पन्न होती है जिसके द्वारा यहां पर लिगेंड
डी कक्षक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन अब्र के साथ प्रतिकर्षण द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को पुनर्व्यवस्थित करके इसमें निम्न संकर या निम्न कक्षक संकुल और उच्च कक्षक संकुलों का निर्माण करता है। अर्थात यहां पर लिगेंड की प्रकृति की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा की जाती है। यहां पर हम इस क्रिस्टल क्षेत्र की प्रक्रिया को समझने से पूर्व इलेक्ट्रॉन और लिगेंड या लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण की व्याख्या करने के लिए त्रिविमीय विन्यास को ज्ञात करने के लिए हम यहां पर डी कक्षकों की संरचना पढ़ते हैं। और डी कक्षक की संरचना जब तक ज्ञात नहीं होगी तब तक हम क्रिस्टल क्षेत्र के द्वारा अभिविन्यास का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सर्वप्रथम यहां प्रारंभ कर रहा हूं डी कक्षक की संरचना। यहां पर जो धातु परमाणुओं के अंदर या जो भी परमाणु दिए गए हैं उनमें जो डी उपकोष दिया जाता है, डी उपकोष के अंदर कुल कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक उपस्थित होते हैं। और सामान्य प्रक्रियाओं के अंदर जब धातु के संपर्क में लिगेंड नहीं है तब तक इन 5 कक्षकों की ऊर्जा समभ्रंश ऊर्जा के रूप में या सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। इसलिए सभी डी कक्षक एक साथ समान ऊर्जा युक्त इस संरचना के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिसमें कुल कक्षक कितने हैं? 5। उनका अभिविन्यास निश्चित है। इलेक्ट्रॉन अब्र की यहां पर अक्ष के सापेक्ष स्थिति भी निश्चित होती है। लेकिन जैसे ही इनकी लिगेंड के साथ प्रतिक्रिया होती है तो ऐसी स्थिति में आकर्षण के समय तो इनके विभाजन में या इनके संरचना के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक प्रतिकर्षण की प्रक्रिया के अंदर इनका विपाटन भी हो जाता है, जिसकी सहायता से चुंबकीय गुणों तथा रंग की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। इसलिए मैं यहां पर संरचना के रूप में प्रदर्शित करता हूं डी कक्षक की आकृति या डी कक्षकों की आकृति। डी कक्षक अगर संरचना के रूप में प्रदर्शित किए जाएं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है अक्षीय डी कक्षक और जिनको एक्सियल डी कक्षक कहा जाता है, जिनकी पालियां अक्षों के ऊपर होती है, जबकि दूसरे जो डी कक्षक हैं उनको अनक्षीय या नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कहते हैं या डी कक्षक कहा जाता है। अक्षीय डी कक्षक में डी कक्षक के अंदर जो पालियां हैं, डी कक्षक द्विडिंबलाकार है, इसका मतलब इसमें 4 पालियां होती है। चारों पालियों को यदि मैं प्रदर्शित करता हूं तो एक डंबल इस रूप में 2 पालियों युक्त और दूसरा डंबल इस रूप में दूसरी 2 पालियों युक्त, अर्थात एक डी कक्षक 4 पाली युक्त होता है। इन 4 पालियों की त्रिविमीय रूप से जो व्यवस्था है उसके आधार पर डी कक्षक 2 प्रकार के हैं, अक्षीय और अनक्षीय। अक्षीय डी कक्षक की बात की जाए तो हम त्रिविमीय रूप में यदि प्रदर्शित करें तो अक्षीय डी कक्षकों को हम 2 रूप में प्रदर्शित करते हैं, या 2 प्रकार के अक्षीय डी कक्षक हैं जिनकी संख्या कितनी है? 2 है। और 2 डी कक्षकों को हम नाम से अगर प्रदर्शित करें तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अब्र के आधार पर डी जेड स्क्वायर। यहां पर ये दोनों कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है और इनकी कक्षकों की व्यवस्था भी समान है, इसलिए इनको हम डबली डी जनरेट या इक्वली जीरेड ऑर्बिटल कहते हैं। इसलिए इनको सूक्ष्म के अंदर ई जी के द्वारा दर्शाया जाता है। जीरेड ऑर्बिटल है, इक्वल जीरेड ऑर्बिटल के रूप में हम इनको 2 युग्म के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि है डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनकी यदि संरचना प्रदर्शित की जाए तो यहां पर इनको हम इस रूप में दर्शाते हैं। यदि मैं बात करता हूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तो इसको पढ़ना भी ऐसे ही है, ध्यान रखना। इसे उच्चारण किया जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे नहीं कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना है या ऐसे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कहलाता है। और इस ऑर्बिटल के अंदर यदि यह एक्स अक्ष है, ये दूसरी वाई अक्ष है और तीसरी जेड अक्ष इसके आर पार निकल रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनकी पालियां एक्स अक्ष के ऊपर होगी और वाई अक्ष के ऊपर होगी। इसलिए इसे हम नाम देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी कक्षक, और यह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की संरचना को प्रदर्शित करता है। इसमें डी जेड स्क्वायर की संरचना थोड़ी सी भिन्न है और उसकी प्रकृति आप अक्ष के सापेक्ष ध्यान रखना। यहाँ पर यदि एक्स अक्ष है, यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ जेड अक्ष और वाई अक्ष इस बोर्ड के तल के
बिल्कुल आर पार निकलती हुई अक्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक डंबल के अंदर दोनों पालियां जेड अक्ष के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसको अक्षीय कक्षक कहते हैं। लेकिन जो दूसरी पाली है या दूसरे जो दो डंबल हैं या एक डंबल है जिनकी दोनों पालियां दी गई हैं, इसके अलावा सेकंड वाली, ये दोनों पालियां विकृत होकर के इस तरह की गोलाकार संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाती है और ये जो रिंग बन रही है ये रिंग एक्स वाई तल के अंदर होगी और जेड एक्सिस के अंदर एक आधी पाली ऊपर होगी या एक पाली ऊपर होगी और एक पाली नीचे। तो डंबल में आधा डंबल ऊपर और आधा डंबल नीचे जेड एक्सिस पर रहेगा और जो सेकंड जो पाली है या सेकंड वाला जो डंबल है वो एक्स वाई तल के अंदर एक रिंग का निर्माण करता है या इस तरह की पोलरॉइड रिंग निर्मित होती है। तो ये डी जेड स्क्वायर की संरचना को प्रदर्शित करता है। ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, इसे हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ई जी ऑर्बिटल या इक्वल जीरेड ऑर्बिटल कहते हैं। इनकी संरचना एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसलिए अच्छी तरह से इनके निर्माण की प्रक्रिया आपको याद रखनी है। सेकंड वाले में ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं जो कि है अनक्षीय। तो अनक्षीय डी कक्षक जो दिए गए हैं, ये डी कक्षक संख्या के अंदर कितने होते हैं, 3 हैं और इन्हें हम नाम से प्रदर्शित करें तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि पहले वाले के अंदर अक्षीय कक्षक इसलिए कहा गया था क्योंकि इनकी जो दोनों डंबल है ये अक्षों के ऊपर उपस्थित होते हैं या इलेक्ट्रॉन अब्र अक्षों पर रहता है, लेकिन अनक्षीय कक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक्स वाई अक्ष जो दिया गया है, इन एक्स और वाई अक्ष के मध्य इनके डंबल उपस्थित होते हैं या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अब्र अक्षों के मध्य उपस्थित होता है, इसलिए इनको अनक्षीय कक्षक कहा जाता है। तो यहां पर अगर मैं संरचना निर्मित करता हूं, ये एक्स एक्सिस है, इसको मान लिया जाए वाई एक्सिस, तो और बाकी जेड एक्सिस को इसके आर पार निकलते हुए प्रदर्शित करें, जिसको मैं यहां पर डॉटेड लाइन के रूप में दर्शाता। तो पालियां कैसे निर्मित करनी है, यदि मैंने डी एक्स वाई की बात की है तो एक्स और वाई के बीच में डंबल निर्मित करने हैं, तो एक्स और वाई के बीच में डंबल निर्मित करें तो ये संरचना होगी। लेकिन यहां ध्यान रखना जो जेड एक्सिस है ये बोर्ड के तल के आर पार है, इसलिए डॉटेड लाइन प्रदर्शित की गई तल के ऊपर और तल के नीचे के लिए। लेकिन ये जो डंबल निर्मित किया गया ये एक्स और वाई अक्ष के मध्य डंबल उपस्थित है और इसी तरीके से एक्स और वाई के मध्य दूसरा डंबल इस तरीके से निर्मित किया जाए तो ये संरचना एक्स वाई डी एक्स वाई के रूप में प्रदर्शित की जाती। पहले वाले के अंदर पालियां अक्षों के ऊपर थी और अब जो पालियां हैं या इलेक्ट्रॉन अब्र हैं ये अक्षों के मध्य स्थित है, इसलिए इनको अनक्षीय कक्षक और ऊपर वाले दोनों को कहा जाता है अक्षीय कक्षक। अक्षीय कक्षक चूंकि संख्या में 2 हैं इसलिए इनको इक्वल जीरेड ऑर्बिटल के रूप में प्रदर्शित करते हैं और यहां पर अनक्षीय कक्षकों की संख्या कितनी है, 3 और तीनों जीरेड ऑर्बिटल हैं, इसलिए इनको कहा जाता है T2G या ट्रिपली जीरेड ऑर्बिटल कहते हैं। तो T2G 3 के लिए काम लिया जाता है, आप याद रख सें, T का मतलब है 3, ट्रिपली जीरेड ऑर्बिटल, इसलिए इनको T2G कहा जाता है। और जबकि EG के अंदर E का मतलब इक्वल, इक्वल किसके लिए आता है, 2 के लिए, तो इस तरीके से हम यहां प्रदर्शित कर सकते हैं, EG इक्वल के लिए प्रदर्शित किया गया। तो इस प्रकार से T2G और EG 2 प्रकार के कक्षक हैं, अक्षीय और अनक्षीय। अनक्षीय कक्षक में DXY की संरचना ये हो गई है। तो सेकंड में संरचना यदि बनाता हूं DXZ की, तो बनाने का तरीका आप ध्यान रखना, सबसे पहले एक्स एक्सिस यहाँ पे रखें। यदि मैं इसको जेड एक्सिस मान लेता हूं तब तो पालियां सेम एज इट इज रहेगी। यदि मैं इसको जेड एक्सिस मान लेता हूं तो एक्स और जेड के मध्य डंबल उपस्थित होंगे और संरचना बिल्कुल सेम उसी तरह की हो जाएगी। लेकिन यदि मैं इसके साथ में वाई एक्सिस लूं तो वाई एक्सिस कहाँ होगी, बोर्ड के तल के आर पार निर्मित होती है। इसी तरीके से अगर मैं इसी को सामान्य पहले वाले अक्षों के रूप में प्रदर्शित करूं तो मैं इसको दोबारा निर्मित कर रहा हूं, एक्स एक्सिस यहाँ पे कर दी जाए, वाई एक्सिस यहाँ पर कर दी जाए और जेड एक्सिस यदि यहाँ निर्मित की गई हो तो हम एक्स जेड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं। तो एक्स जेड ऑर्बिटल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स और जेड के बीच में डंबल बनाएंगे, एक्स और जेड के बीच में डंबल बनाएंगे। तो एक डंबल बनाना बड़ा और दूसरा डंबल आप बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना है,
एक्स को टच करना है लेकिन वाई एक्सिस को टच नहीं करना है। तो हम कैसे निर्मित करेंगे? एक्स अक्ष को छूते हुए बनाना है लेकिन वाई एक्सिस को छूते हुए नहीं बनाना है। आकार में थोड़ा छोटा कर देंगे। तो ऐसे स्थिति में जेड एक्सिस यहाँ पर है तो दो पालियां रहेगी, एक इधर और बाकी दो बोर्ड के तल के पीछे। तो इस तरीके का अगर व्यवस्था है तो यहाँ पर इस तरह का एक डंबल रहेगा और दूसरा डंबल इस तरीके से बनेगा जिसकी दो पालियां बोर्ड के तल के ऊपर और दो पालियां बोर्ड के तल के पीछे होगी और उसकी संरचना हम इस रूप में त्रिविमीय रूप से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया ये व्यवस्था एक्स वाई अक्ष के रूप में लिखी जाए तो डी एक्स जेड है और एक्स और जेड के बीच में पालियां, और यहाँ पर एक्स और जेड के बीच में पालियां वाई और एक्स अक्ष के रूप में प्रदर्शित किए जाए तो इस रूप में भी दर्शाया जा सकता है। ऐसे ही वाई जेड के रूप में भी ये संरचना निर्मित की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर डी ऑर्बिटल कितने प्रकार के हैं? डी कक्षक या उपकोष हैं, इसके अंदर 5 कक्षक हैं। ये पांचों कक्षकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 अक्षीय कक्षक है और 3 अनअक्षीय कक्षक। इनकी व्यवस्था अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अक्षीय कक्षकों के अंदर पालियां अक्षों के ऊपर होती है और अनअक्षीय कक्षक के अंदर पालियां अक्षों के मध्य होती है, इसलिए इनको अंतराक्षीय कक्षक भी कहते हैं या इंटर एक्सियल ऑर्बिटल भी कहा जाता है। और इसी को अगर मैं त्रिविमीय रूप में प्रदर्शित करूं तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें यहाँ पर जो ऊपर 2 ग्रुप के अंदर दिए गए हैं इनको कहा गया है इजी ऑर्बिटल और नीचे जो 3 संरचना दे रखी है इनको कहा गया है T2G ऑर्बिटल। ये 3 है ट्रिपली जीरेड ऑर्बिटल और 2 हैं तो इक्वल जीरेड ऑर्बिटल के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ पर त्रिविमीय रूप से अगर देखें तो यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है, ये डॉट और ये डॉट दे रखे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऊपर से नीचे जेड एक्सिस है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ये गोलाकार संरचना उपस्थित है जो कि एक डंबल की विकृति के कारण उत्पन्न होती है और इस तरह की संरचना डी जेड स्क्वायर को दर्शा रही है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है आर पार निकलते हुए, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और पालियां यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर स्थित है, इसलिए इसको कहा जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अनअक्षीय कक्षकों की बात की जाए तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है एक्सिस जो दे रखी है वो एक्सिस कहाँ है, आर पार निकल रही है, लेकिन पालियां 2 अक्षों के मध्य है। जैसे ये पाली दी गई है तो ये किसके मध्य है, इस अक्ष और इस अक्ष के मध्य स्थित है। और चूंकि ये एक्स और वाई के रूप में ये एक्स और जेड के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो ये डी एक्स जेड को दर्शा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जेड एक्सिस ऊपर से नीचे है, दूसरी एक्स एक्सिस यहाँ दे रखी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनकी मध्य डंबल है, एक डंबल उसके सामने होगा। इसी तरीके से दूसरा डंबल यहाँ पर दिया गया है, वो भी एक्स और जेड के बीच में है, इसलिए दूसरा वाला जो डंबल है बोर्ड के पीछे चला जाता है। ये वाली जो संरचना दे रखी है ये संरचना भी डी एक्स जेड को प्रदर्शित कर रही है, ये संरचना डी वाई जेड को प्रदर्शित कर रही है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस आर पार निकल रही है, जबकि ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और वाई और जेड के बीच में स्पष्ट रूप से डंबल दिखाई दे रहे हैं, इधर भी और उधर भी। तो ऐसी स्थिति में अक्षों के मध्य उपस्थित पालियां, ऐसी लास्ट है एक्स वाई एक्सिस, चूंकि तल के अंदर एक्स वाई है तो ऐसी स्थिति में एक्स और वाई के बीच में डंबल, ये एक्स एक्सिस की लाइन निकल रही है और ये वाली वाई एक्सिस की लाइन निकल रही है, इसके बीच में डंबल निर्मित है, तो ये अनअक्षीय कक्षक कौन सा हो जाएगा, डी एक्स वाई। तो इस तरीके से 3 प्रकार के या 3 T2G ऑर्बिटल दिए गए हैं और 2 EG ऑर्बिटल दिए गए हैं जो कि अक्षीय हैं और नीचे दिए गए ये कैसे हैं, अनअक्षीय। तो अक्षीय और अनअक्षीय डी कक्षकों की संरचना आपको पता चल गई है और इसी संरचना के आधार पर हम क्रिस्टल के अंदर या संकुल यौगिक के अंदर जब लिगेंड क्षेत्र या क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा तो यहाँ पर अंतःक्रिया हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। और अष्टफलकीय अंतःक्रिया के लिए ये डायग्राम मैं दोबारा वापस काम में लूंगा। तो वापस ध्यान रखना है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर हम आयनिक बंध के रूप में उपसंयोजक यौगिक या धातु लिगेंड बंध की प्रकृति की बात करते हैं और इसके अंदर शुद्ध आयनिक बंधों के रूप में संरचना का निर्धारण किया जाता है और लिगेंड की उपस्थिति के अंदर
धातु परमाणु के डी कक्षकों के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया और अंतःक्रिया को हम यहाँ डी कक्षक की संरचना के आधार पर स्पष्ट करते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं CFT और इसके मूल बिंदु क्या हैं और उनकी सहायता से हम कौन कौन सी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं और धातु बंध लिगेंड के अंदर और धातु संकुल यौगिक की संरचना का निर्धारण कैसे करते हैं। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं यहाँ पर CFT के मूल बिंदु, और CFT के यदि मूल बिंदु प्रदर्शित किए जाएं तो उसमें से सर्वप्रथम हम पहली बात करेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यहाँ पर धातु परमाणु और लिगेंड इन दोनों को बिंदु आवेश के रूप में प्रदर्शित करता है। तो पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर धातु परमाणु या धातु धनायन व लिगेंड को मैं L से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो धातु परमाणु और लिगेंड को यहाँ बिंदु आवेश माना जाता है। क्या मानते हैं? बिंदु आवेश, या इसको पॉइंट चार्ज कहा जाता है। पॉइंट चार्ज के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो पहली प्रक्रिया हो जाएगी मूल बिंदु में कि धातु धनायन और लिगेंड को यहाँ पर बिंदु आवेश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु आवेश सामान्यतः ऐसे लिगेंडों के लिए प्रदर्शित किया जाता है जो कि क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं और ऋण आवेशित होते हैं, जैसे कि क्लोराइड है या नाइट्राइड है या इसकी जगह ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्साइड है या किसी तरह का कोई भी ऋणायन है, साइनाइड वगैरह है। तो यहाँ पर उन ऋणायनों को बिंदु आवेश माना जाता है और धातु धनायन को भी बिंदु आवेश माना जाता है। लेकिन एक स्थिति दूसरी वाली आपको और ध्यान रखनी, वो ये है कि यदि लिगेंड कैसा हो, लिगेंड यदि उदासीन है तो ऐसे लिगेंडों को हम बिंदु आवेश की जगह ध्रुवीय बिंदु आवेश के रूप में या पोलराइज्ड पॉइंट चार्ज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो उसे हम क्या मानते हैं? ध्रुवीय बिंदु आवेश माना जाता है या ध्रुवीय आवेश माना जाता है। और इस ध्रुवीय आवेश का जो ऋण ध्रुव है, यह ऋण ध्रुव धातु धनायन की ओर स्थित होगा या उसकी ओर आकर्षित होता है। तो पहले में धातु धनायन और लिगेंड दोनों को बिंदु आवेश माना जाता है। नंबर 2, यदि लिगेंड ऋणावेशित है तब तो बिंदु आवेश शब्द काम में ले सकते हैं। लेकिन यदि लिगेंड उदासीन है, जैसे कि हम लिगेंड की बात करें H2O लिगेंड है या NH3 लिगेंड है या इसी तरह का कोई अन्य लिगेंड है जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो उसे हम बिंदु आवेश नहीं कह सकते, उसे हम ध्रुवीय आवेश के रूप में प्रदर्शित करते हैं या ध्रुवीय अणु के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका ऋण भाग या ऋण ध्रुव हमेशा धातु धनायन की ओर स्थित होगा, तभी जाकर के यहाँ पर बंध की निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तीसरी पॉइंट के अंदर अगर हम प्रदर्शित करें तो चूंकि धातु धनायन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और लिगेंड जो दिया गया है ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा आकर्षण उपस्थित होगा? स्थिर विद्युत आकर्षण उपस्थित होगा। और यदि धातु धनायन और लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण है तो इससे निर्मित बंध को हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर धातु और लिगेंड के मध्य निर्मित बंध CFT के अनुसार यदि हम प्रदर्शित करें तो धातु और लिगेंड चूंकि बिंदु आवेश हैं, इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं या एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, बांधे रखते हैं। इसलिए यहाँ पर निर्मित बंध को हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। चाहे इसमें ध्रुवीय बिंदु आवेश है तो भी यहाँ पर ध्रुव का ऋण ध्रुव भाग और धातु धनायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण उपस्थित है, उसी को हम यहाँ पर आयनिक बंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं, आयोनिक बॉन्ड के रूप में। या इसी के लिए शब्द आता है इलेक्ट्रोवैलेंट या वैलेंस बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड या आयनिक बंध के रूप में धातु लिगेंड आपस में एक दूसरे के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा जुड़े रहते हैं। चौथी परिस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह प्रदर्शित किया जाता है कि धातु धनायन हमेशा लिगेंड को, चाहे वो पॉइंट चार्ज के रूप में ऋणायन हो, चाहे वह बिंदु ध्रुवीय आवेश के रूप में
उदासीन परमाणु या उदासीन परमाणु समूह हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करने के कारण एक धातु धनायन अपने चारों ओर कई लिगेंडों से घिर करके एक ऐसी संरचना निर्मित करता है जिसके अंदर धातु धनायन के चारों ओर लिगेंडों का एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया में लिगेंड जब धातु धनायन के नजदीक आता है उस समय धातु धनायन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन अभ्र, तो यहां पर इस प्रकार से लिगेंड धातु धनायन को घेर करके क्या उत्पन्न करते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखना, इसी को हम लिगेंड फील्ड क्षेत्र भी कहते हैं। तो लिगेंड फील्ड क्षेत्र, लिगेंड फील्ड इफेक्ट कहा जाता है, प्रभाव। तो लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिसको लिगेंड फील्ड इफेक्ट के रूप में या लिगेंड क्षेत्र प्रभाव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रभाव के कारण क्या होगा, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके और केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी इलेक्ट्रॉन अभ्र है उनके मध्य अंतःक्रिया या प्रतिकर्षण होता है। तो यहां पर प्रतिकर्षण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण। और क्रिस्टल क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसमें धातु धनायन के डी इलेक्ट्रॉन अभ्र, जिसको हम डी कक्षक कहते हैं, जो पालियों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, या द्विडंबलाकार जो संरचना है, जो डी कक्षक की संरचना है वो डी इलेक्ट्रॉन अभ्र के रूप में उपस्थित है। इस डी इलेक्ट्रॉन अभ्र और किसके मध्य, लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और यह प्रतिकर्षण क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति में हो रहा है जिसमें लिगेंड डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन अभ्र के साथ अंतःक्रिया करके डी इलेक्ट्रॉनों को ऐसी स्थिति में स्थानांतरित कर देता है जहां पर इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य की अंतःक्रिया या प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। और इस व्यवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षकों के अंदर युग्मन और वितरण हो जाता है। और इस वितरण की प्रक्रिया को हम क्रिस्टल क्षेत्र कहते हैं या क्रिस्टल क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहा जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वितरण में लिगेंड का लोन पेयर और धातु धनायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य अंतःक्रिया के कारण डी कक्षक जो कि अक्षीय और अनक्षीय स्थिति के अंदर उपस्थित होते हैं उनमें लिगेंड किस दिशा से आ रहा है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, किन डी कक्षकों को प्रत्यक्ष रूप से या सीध में प्रतिकर्षित करता है, जिन कक्षकों या डी कक्षकों को या वे डी कक्षक जो लिगेंड के सीध में या सीधे संपर्क में, वे डी कक्षक प्रतिकर्षण के कारण अपने आप को ऐसी स्थिति के अंदर व्यवस्थित कर देते हैं या उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दूसरे कक्षक के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं जिनके अंदर लिगेंड और धातु धनायन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण होता हो। और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के वितरण के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण होता है। और ऐसी स्थिति में डी कक्षक जो दिए गए हैं दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं। किसके कारण विभाजित हो रहे हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म के तथा डी इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य अंतःक्रिया के द्वारा डी कक्षक जो लिगेंड की सीध में है, जिनमें प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है, उनकी ऊर्जा सामान्य से बढ़ जाती है। और दूसरे कक्षक जिनमें लिगेंड सीध में नहीं आ रहे हैं उनकी ऊर्जा सामान्य से घट जाती है। ऐसी स्थिति में जो डी संभ्रंश कक्षक 5 समान ऊर्जा के कक्षक थे, ये विपाटित होकर के 2 से अधिक भागों के अंदर टूट जाते हैं या उनका विपाटन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में स्प्लिटिंग के कारण डी कक्षक 2 से अधिक भागों में टूटकर डी कक्षक विपाटन दर्शाते हैं। तो सिंपल सा चौथा पॉइंट क्या है, केंद्रीय धातु धनायन अपने चारों ओर बिंदु ऋणावेश या बिंदु आवेश या ध्रुवीय बिंदु आवेश के द्वारा घिर करके लिगेंड क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या लिगेंड फील्ड इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। इस लिगेंड फील्ड इफेक्ट के अंदर धातु धनायन के डी इलेक्ट्रॉन अभ्र तथा लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य अंतःक्रिया के कारण डी कक्षकों का विपाटन होता है,
जिसके कारण डी कक्षक दो या अधिक भागों में विपाटित हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। और इस स्प्लिट होने की प्रक्रिया को हम यहां पर क्या कहते हैं, डी कक्षक विपाटन कहते हैं। और यहां पर जो डी कक्षक विपाटन है, यह विपाटन सामान्यतः लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसके क्रिस्टल क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो डी कक्षक विपाटन किस पर निर्भर करेगा, क्रिस्टल क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिसमें लिगेंड क्षेत्र भी कह सकते हैं। लिगेंड धातु धनायन के चारों ओर किस रूप में व्यवस्थित हैं, उनकी संख्या क्या है, उनकी दिशा क्या है, तो उन सभी को या प्रकृति क्या है, उसके आधार पर क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो डी कक्षक विपाटन निर्भर करेगा क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर, और क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति निर्भर करती है नंबर 1 लिगेंड की प्रकृति पर कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड है, तो उसके ऊपर ये निर्भर करता है। सेकंड निर्भर करता है यहां पर नंबर 2 की बात की जाए तो लिगेंड की संख्या पर। लिगेंड की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या उससे ज्यादा है। तो इस तरीके से लिगेंड की संख्या जैसे जैसे परिवर्तित होगी, क्रिस्टल क्षेत्र भी परिवर्तित होता जाएगा और डी कक्षक विपाटन भी प्रभावित होगा। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो यहां पर लिगेंड की ज्यामिति पर भी यह क्रिस्टल क्षेत्र निर्भर करता है, या कह सकते हैं लिगेंड की व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। और इन तीन परिस्थितियों में लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की संख्या और लिगेंड की व्यवस्था के कारण जो क्रिस्टल क्षेत्र धातु धनायन के चारों ओर उत्पन्न होता है, उस धातु धनायन के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण यहां पर डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। और डी कक्षक विपाटन यहां पर हम दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कैसे डी कक्षक का जो विपाटन हो रहा है, डी कक्षक विपाटन यहां पर अलग अलग प्रकार का है, और यहां अपने कोर्स में हम 3 प्रकार के डी कक्षक विपाटन की बात करेंगे। उसमें पहला विपाटन है अष्टफलकीय विपाटन। और ये अष्टफलकीय विपाटन कैसे होता है, जब 6 लिगेंड केंद्रीय धातु धनायन के चारों ओर व्यवस्थित होकर के अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उस समय डी कक्षक के विपाटन की प्रक्रिया को हम अष्टफलकीय विपाटन या ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कहते हैं। सेकंड स्प्लिटिंग होती है जिसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय विपाटन या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कहा जाता है। और ये स्प्लिटिंग 4 लिगेंडों के कारण उत्पन्न होती है, और ये चारों लिगेंड जब समचतुष्फलकीय रूप से केंद्रीय धातु धनायन को घेर कर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उस समय जो क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र कहेंगे, और उसके कारण डी कक्षक के विपाटन का नामकरण चतुष्फलकीय विपाटन कहा जाता है। और इसी तरह का तीसरा विपाटन है जिसको हम वर्गाकार समतल या स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग कहते हैं। और स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग भी 4 लिगेंडों के कारण संपन्न होती है। वैसे सामान्यतः यह ऊपर दिए गए अष्टफलकीय विपाटन की एक विशेष परिस्थिति है, जिसमें जेड अक्ष के लिगेंडों को अनंत दूरी पर यदि विस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल क्षेत्र होगा उसको हम वर्गाकार समतल या समतल वर्गाकार या स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल क्षेत्र कहते हैं। और इसमें डी कक्षकों के विपाटन होता है, उस डी कक्षक विपाटन को वर्गाकार समतल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। और इस तरीके से डी कक्षक इन 3 प्रकार से विपाटित होते हैं। और इनमें डी कक्षक जब विपाटन होता है तो उच्चतम ऊर्जा, ध्यान से देखना हो, इसमें जो डी कक्षक है उसका विपाटन कर रहे हैं, जिसमें यहां पर डी कक्षक के 5 कक्षक उपस्थित हैं, उनको 2 या अधिक भागों में तोड़ा, जिसमें उच्चतम ऊर्जा युक्त जो डी कक्षक है और निम्नतम ऊर्जा युक्त डी कक्षक, निम्नतम ऊर्जा युक्त डी कक्षक की बात कर रहे हैं। उच्चतम ऊर्जा युक्त डी कक्षक और निम्नतम ऊर्जा युक्त डी कक्षक है कब, विपाटन के बाद में।
तो इन उच्चतम और न्यूनतम ऊर्जा युक्त डी कक्षकों के मध्य का जो अंतराल है, इस अंतराल को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या इसे स्टेबलाइजेशन एनर्जी के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन सही शब्द है, मैं हिंदी में यहां पर लिख रहा हूं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या स्प्लिटिंग ऊर्जा, या इसकी जगह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कह सकते हैं, और इनके अंतराल के लिए हमने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा शब्द का उपयोग किया। और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यहाँ चूंकि 3 प्रकार के विपाटन दिए गए हैं, तो इनको हम 3 रूप में अलग अलग विपाटन ऊर्जा को दर्शाते हैं। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को डेल्टा ओ से ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और दूसरा है इस चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल दिया गया है, तो इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं, टेट्राहेड्रल CFSE या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और तीसरा जो दिया गया है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा SP या स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर डेल्टा O उच्चतम और न्यूनतम ऊर्जा युक्त जो डी कक्षक हैं, एक ही केंद्रीय धातु धनायन के जो डी कक्षक उच्चतम और न्यूनतम ऊर्जा युक्त हैं, उनको डेल्टा O के द्वारा अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र के अंदर विपाटन हो रहा है, तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में विपाटन हो रहा है तो डेल्टा T, स्क्वायर प्लेनर के अंदर विपाटन हो रहा है तो डेल्टा SP के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और यदि इन तीनों का क्रम पूछे तो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ ऊर्जा के रूप में यदि बात की जाए तो डेल्टा SP का मान सबसे अधिक होगा, अर्थात उच्चतम और न्यूनतम डी कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा किसमें होगा, डेल्टा SP में। सेकंड अगर बात की जाए तो डेल्टा O का ऊर्जा अंतराल उससे कम होता है, और न्यूनतम ऊर्जा अंतराल यहाँ पर कौन सा होता है, डेल्टा T का या टेट्राहेड्रल CFSE के मान न्यूनतम होते हैं। तो इस तरीके से ये क्रम भी आप ध्यान रखें, डेल्टा SP का मान सबसे अधिक, डेल्टा O का मान उससे कम, अर्थात इसमें डी कक्षक ज्यादा दूर होंगे, डेल्टा O में और नजदीक होंगे, और डेल्टा T के अंदर और नजदीक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में CFSE का मान निरंतर रूप से क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर हम CFSE के इन तीनों के क्रम के रूप में यहाँ पर इनको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसके कारण डी कक्षक विपाटन होता है, और डी कक्षक विपाटन में उच्चतम और न्यूनतम ऊर्जा युक्त डी कक्षकों के मध्य के अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको प्रतीकात्मक रूप में डेल्टा O, डेल्टा T और डेल्टा SP के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि 3 तरह के क्रिस्टल क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक अगली बात और ध्यान दें कि इस तरह के विपाटन के अंदर यहाँ पर लिगेंड जो दिया गया है वो यदि दुर्बल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड है, तो उस दुर्बल और प्रबल लिगेंड, तो प्रबल लिगेंड किसको कहा जाता है, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु धनायन के चारों ओर प्रभावी प्रतिकर्षण द्वारा प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उन लिगेंडों को हम प्रबल लिगेंड के नाम से दर्शाते हैं। और अगर प्रबल लिगेंड है तो डी कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक होता है। और यदि लिगेंड दुर्बल है तो दुर्बल लिगेंड किसको कहा जाएगा, केंद्रीय धातु धनायन के चारों ओर स्थित या व्यवस्थित लिगेंड अगर केंद्रीय धातु धनायन के डी इलेक्ट्रॉन अभ्र को न्यूनतम रूप में प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसी स्थिति में डी कक्षक विपाटन की स्थिति में डी कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल कम रहता है, और ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहते हैं, दुर्बल लिगेंड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो प्रबल लिगेंड और दूसरा है दुर्बल लिगेंड। तो हमेशा ही प्रबल और दुर्बल की बात की जाए, चाहे मैं एक ही प्रकार का क्रिस्टल क्षेत्र ले रहा हूं और दूसरा भी वही क्रिस्टल क्षेत्र है, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, इनमें अष्टफलकीय क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा में यदि प्रबल लिगेंड की बात की जाए तो प्रबल लिगेंड के लिए डेल्टा O का मान अधिक होगा, और अगर मैं दुर्बल लिगेंड की बात करता हूं तो दुर्बल लिगेंड के लिए डेल्टा O का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात अंतराल वही है, नाम वही है, डेल्टा O दोनों हैं, लेकिन लिगेंड
का नामकरण या विपाटन ऊर्जा का नामकरण किस आधार पर रखा? 6 लिगेंड, 6 लिगेंड केंद्रीय धातु धनायन को के चारों ओर व्यवस्थित होकर के जो क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं वो अष्टफलकीय व्यवस्था के रूप में है, इसलिए उसको अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा गया। लेकिन उसमें यदि लिगेंड जो प्रयुक्त किए गए हैं प्रबल लिगेंड है तो उसमें डी कक्षक विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, तो डेल्टा ओ अधिक होगा। और उसी व्यवस्था के अंदर 6 लिगेंड यदि दुर्बल प्रकृति के हैं, प्रतिकर्षण कम होता है, तो डेल्टा ओ का मान घट करके क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हम CFT की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं, डेल्टा ओ या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई भी संकुल के अंदर लिगेंड प्रबल कौन सा होगा और दुर्बल कौन सा होगा। जो कि VBT के द्वारा स्पष्ट नहीं हो रहा था, वो हम CFT के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा दुर्बल लिगेंड है और कौन सा प्रबल लिगेंड। और प्रबल और दुर्बल लिगेंडों को क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बनती है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को अलग से मैं टॉपिक के रूप में प्रदर्शित करूंगा, यहाँ आपको लिगेंड क्रम लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखें कि क्रिस्टल क्षेत्र की उपस्थिति के कारण 3 प्रकार से के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। उन 3 क्षेत्रों से 3 प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जाएं उत्पन्न होती है और उन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जाओं के अंदर लिगेंड की प्रकृति के आधार पर या लिगेंड और केंद्रीय धातु धनायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य प्रतिकर्षण के आधार पर लिगेंडों को हमने 2 भागों में विभाजित किया, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। चाहे डेल्टा ओ अष्टफल की विपाटन ऊर्जा हो या डेल्टा ओ अष्टफल की विपाटन ऊर्जा हो, लेकिन लिगेंड अलग अलग होने के कारण इसमें डेल्टा ओ का मान अधिक होगा और दुर्बल लिगेंड के लिए डेल्टा ओ का मान हमेशा ही कम होगा, क्योंकि अंतःक्रिया यहाँ पर कम होती है। अगले पॉइंट के अंदर यदि प्रदर्शित करें, ये 5वें पॉइंट में है, 6ठे पॉइंट में यदि प्रदर्शित किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि केंद्रीय धातु धनायन के चारों ओर लिगेंडों को व्यवस्थित करने के बाद में जब इस तरह की प्रबल और दुर्बल लिगेंड की प्रकृति पता चल गई है, उसके बाद जो संरचना बनेगी उस संरचना के अंदर यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों से जिस प्रकार घिरा है उसी प्रकार की उसकी ज्यामिति निश्चित हो जाती है, जो समय के साथ या संरचना के रूप में कभी परिवर्तित नहीं होती। लेकिन यदि हम नेक्स्ट में इनके रंग की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर CFT जो दिया गया है, यह डी कक्षक विपाटन में या विपाटित डी कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण इनके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में अवशोषण ऊर्जा दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉनिक विस्थानीकरण जो विपाटन के बाद में डी कक्षक 2 या 3 भागों बढ़ गए हैं, उसमें एक निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण को हम यहां पर डी संक्रमण कहते हैं। और इस डी संक्रमण के अंदर विजिबल रेडिएशन या दृश्य विकिरण अवशोषित होती है और इसीलिए यहां पर ये संकुल निश्चित रंग प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब CFT की सहायता से डी संक्रमण द्वारा हम इसके रंग की प्रकृति को प्रदर्शित कर सकते हैं या रंग की व्याख्या कर सकते हैं। तो कहीं पर भी यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों के मध्य यदि डी संक्रमण में भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त डी संक्रमण प्रदर्शित करने वाले संकुल हमेशा रंगीन या कलर्ड होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान रखना है, यदि किसी भी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो भी संकुल है उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, अर्थात यह अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो कोई भी संकुल जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वे सभी संकुल यौगिक हमेशा अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और अनुचुंबकीय को यहाँ पर इंग्लिश के अंदर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन यदि किसी भी संकुल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर दिया गया संकुल प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है।
तो इस प्रकार से हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या भी यहाँ पर CFT की सहायता से कर सकते हैं। और उसका निर्धारण कब होगा? इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र के बाद इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएंगे और वितरण होने के बाद में ही यहाँ पर जो संकुल बनेगा, उस संकुल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वितरण के बाद की बात है, जरूर ध्यान रखना, VBT के अंदर ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कब होगा, कैसे होगा, उसका निर्धारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की सहायता से किया जाता है। और उससे यदि हमें पता चल जाए कि व्यवस्था या इलेक्ट्रॉनिक पुनर्व्यवस्थीकरण करने के बाद में भी यदि कहीं पर केंद्रीय धातु परमाणु या संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वह रंगीन भी होगा और साथ साथ में अनुचुंबकीय प्रकृति भी प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस दिया गया संकुल कैसा होगा? कलरलेस या रंगहीन होगा, तथा इसकी चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं की सहायता से हम CFT की पूर्णतः व्याख्या करते हैं या किसी संकुल की संरचना का निर्धारण करते हैं। मैं यहाँ पर इन बिंदुओं को दोबारा वापस प्रदर्शित कर रहा हूँ। एक बार वापस देखें क्या क्या परिस्थितियाँ हैं और किस तरह की संरचना हमने प्रदर्शित की। मैं सिर्फ प्रारंभ कर रहा हूँ CFT को। CFT के अंदर मूल बिंदुओं में कौन कौन से पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं? सर्वप्रथम पहला पॉइंट आएगा कि धातु धनायन और लिगेंड को यहाँ पर हमेशा बिंदु आवेश माना जाता है, जिसमें लिगेंड यदि ऋणावेशित है तो उसे बिंदु आवेश कहेंगे, और यदि उदासीन प्रकृति का है तो उसे हम ध्रुवीय बिंदु आवेश के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या पोलर पॉइंट चार्ज के रूप में या पोलर चार्ज के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें ऋण ध्रुव या नेगेटिव पोल है वो केंद्रीय धातु धनायन की तरफ ही आकर्षित होता है। दूसरे एक पॉइंट के अंदर ये सेम पॉइंट आ जाएगा। अगले पॉइंट में लें तो धातु धनायन और लिगेंड स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार के निर्मित बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। अर्थात संकुलों में धातु धनायन और लिगेंड के मध्य शुद्ध आयनिक बंध होता है या इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर प्रदर्शित करें, धातु धनायन लिगेंड द्वारा या धातु धनायन लिगेंड को आकर्षित करके अपने चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित कर देता है जिससे लिगेंड और धातु धनायन के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है, और इस आकर्षण से क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा। अर्थात लिगेंड और धातु धनायन के मध्य आकर्षण के कारण जो व्यवस्था बनेगी उसको हम क्रिस्टल क्षेत्र कहते हैं, और या फिर इसको लिगेंड फील्ड इफेक्ट या लिगेंड क्षेत्र प्रभाव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, चूंकि ये लिगेंडों की व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। अब इस क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया में यदि लिगेंड और अधिक नजदीक आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंड के अंदर उपस्थित है, तथा केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन अब्र है उसमें भी विद्युत ऋणावेश उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में दोनों समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण भी जायज है। ऐसी स्थिति में धातु धनायन के डी इलेक्ट्रॉन अब्र और लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है उस प्रतिकर्षण की प्रक्रिया में यहाँ पर डी कक्षक दो या अधिक भागों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम डी कक्षक विपाटन कहते हैं, और ये विपाटन उत्पन्न कहाँ से होता है? ये उत्पन्न होता है क्रिस्टल क्षेत्र के कारण, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। और इस परिस्थिति में डी कक्षक विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र के कारण हो रहा है, और क्रिस्टल क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है लिगेंड की प्रकृति, चाहे प्रबल दुर्बल लिगेंड हो तो, और लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है, 6 है, 8 है, ज्यादा है, या फिर लिगेंड की व्यवस्था पर कि ये समचतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित है, अष्टफलकीय रूप से व्यवस्थित है, या किसी अन्य रूप में व्यवस्थित है। इन तीनों के ऊपर ये क्रिस्टल क्षेत्र निर्भर करता है, और इस क्रिस्टल क्षेत्र के कारण ही क्रिस्टल क्षेत्र के कारण डी कक्षक विपाटन उत्पन्न होता है। और जब डी कक्षक विपाटन होता है उस समय डी कक्षक विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया है। अगर अष्टफलकीय रूप से क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो डी कक्षक विपाटन को हम क्रिस्टल अष्टफलकीय डी कक्षक विपाटन कहते हैं, जो 6 लिगेंडों के कारण होता है। चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्था से होता है तो उसको चतुष्फलकीय विपाटन, और यदि वर्गाकार समतल रूप में व्यवस्थित लिगेंड्स के क्षेत्र से डी कक्षक विपाटन होता है तो उसके वर्गाकार डी कक्षक विपाटन कहा जाता है।
इसी तरीके से डी कक्षक विपाटन की प्रक्रिया में, ये अगला पॉइंट आप यहाँ लो नोट कर देना, संख्या में गिनती नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे डी कक्षक विपाटन की प्रक्रिया में उच्चतम ऊर्जा युक्त डी कक्षक और न्यूनतम ऊर्जा युक्त डी कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा में यह 3 प्रकार से विभाजित की जाती है, जो कि क्रिस्टल क्षेत्र और उनकी संख्या और उनकी व्यवस्था के अनुसार इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जिसमें पहला है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र के कारण हो रही है, तो उसको अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ऑक्टाहेड्रल CFSE, टेट्राहेड्रल CFSE चतुष्फलकीय विपाटन ऊर्जा और स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतल CFSE के रूप में 3 तरीके से दर्शाते हैं। और इनका मान यहाँ पर अगर क्रम से प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर CFSE का मान सबसे अधिक होगा, अर्थात इस विपाटन में डी कक्षक जो उच्चतम और न्यूनतम ऊर्जा युक्त है उसके मध्य का अंतराल सबसे अधिक है। ऑक्टाहेड्रल है तो उससे कम होगा, टेट्राहेड्रल है तो उससे भी कम होगा, इसलिए ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है और इसका मात्रात्मक संबंध भी अपन नेक्स्ट में लेंगे। इसके बाद की परिस्थिति की बात की जाए तो लिगेंड के आधार पर यहाँ पर भी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को हम फिर 2 भागों में विभाजित करते हैं या उसको भी क्रम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर प्रबल लिगेंड है तो डी कक्षक इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन अब्र और लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा तो डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल भी अधिक होगा, और अगर ऊर्जा अंतराल अधिक होता है तो CFSE का मान भी अधिक हो जाएगा। चाहे वो अष्टफलकीय हो तो भी यहाँ पर अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जाएं भी 2 प्रकार की हो जाएगी। प्रबल लिगेंड की अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा अधिक होगी और दुर्बल लिगेंड की अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा कम होगी। इसको भी हम तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और इसकी सहायता से ही हम लिगेंड के प्रबल और दुर्बल होने की व्याख्या भी करते हैं, अर्थात CFT के द्वारा हम लिगेंड के प्रबल और दुर्बल होने की प्रकृति को भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट स्थिति में आता है CFT के अंदर अगर डी कक्षक विपाटन के अंदर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसी उच्च या भिन्न ऊर्जा के डी कक्षकों के मध्य एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक के मध्य संक्रमण द्वारा स्थानांतरित हो सकता है। यह स्थानांतरण दृश्य विकिरण अवशोषित करता है। ऐसी स्थिति के अंदर दिया गया संकुल हमेशा क्या होगा, रंगीन या कलर्ड होता है। तो इसमें क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नंबर 2, विपाटित डी कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होना चाहिए और यह संक्रमण दृश्य विकिरण अवशोषित करना चाहिए। तो इन 3 परिस्थितियों के कारण दिए गए यहाँ पर हम जो संक्रमण धातु लिगेंड संकुल की बात कर रहे हैं वे रंग प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा यदि लास्ट पॉइंट की बात करें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे संकुल अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। और यदि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसी स्थिति में इन्हें हम प्रतिचुंबकीय संकुल के नाम से प्रदर्शित करते हैं या डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से इन बिंदुओं को मिलाकर CFT के मुख्य बिंदु कहा जाता है। और अगर वर्णन के लिए कहे तो हमें यहाँ तक की प्रक्रिया प्रदर्शित करनी है और उसके बाद में एक एग्जाम्पल दर्शाना है और वह एग्जाम्पल में CFSE या डी कक्षक विपाटन ऊर्जा के बाद में प्रदर्शित करूंगा, जो कि आपको इसके साथ में लिख के एग्जाम के अंदर प्रदर्शित करना है और बड़े प्रश्न के रूप में ये पूछा जाता है।